स्वागत है स्टूडेंट्स आपका लिटरेचर की एक और क्लास में। तो ज्ञानशाला में हमने कल पढ़ा था लिटरेरी टर्म्स पार्ट फर्स्ट। लिटरेचर के एसेंशियल पार्ट्स होते हैं लिटरेरी टर्म्स, उसी का पार्ट सेकंड आज हम पढ़ रहे हैं। तो लिटरेरी टर्म्स की कल मैंने बात की थी, तो लिटरेरी टर्म्स क्या होते हैं ये बताया था। इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी टर्म्स क्यों यूज़ होते हैं ये भी बताया था, और आपके सिलेबस में कौन से लिटरेरी टर्म्स है ये भी बात हमने की थी, और इन लिटरेरी टर्म्स का कैसे यूज़ करना है। ठीक है, फिर बात करता हूँ लिटरेरी टर्म्स क्या होते हैं, ये बात की जाए अगर, तो कल मैंने बताया था एक टेक्निक होती है, एक स्टाइल होती है जो राइटर्स यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेज को एम्फेसाइज यानी बढ़ाने के लिए, एम्बेलिश यानी उसमें चार चांद लगाने के लिए, और स्ट्रेंथ करने के लिए यानी उसका इफेक्ट पावरफुल करने के लिए। ये बात हमने कल कर ली थी। फिर मैंने कई लिटरेरी टर्म्स बताए थे, आपके सिलेबस में थे जो भी बताए थे, और जो नहीं थे करीब 10 के करीब कुछ बताए थे जो आपके सिलेबस में थे और नहीं भी थे। सिलेबस में थे नहीं थे का मतलब समझिए क्या है कि सिलेबस में थे मींस कि दे वर एज अ डिफरेंट टॉपिक, कि टॉपिक बना के रखा हुआ था। वो लिटरेरी टर्म्स कुछ 5 या 6 ही है आपके जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आना है लिटरेरी टर्म्स का। ठीक है, ये रही बात। पर बाकी के लिटरेरी टर्म्स क्यों पढ़े? एक तो आप लिटरेचर कहीं भी पढ़ेंगे आपके काम आएंगे, दूसरा आप जब भी इस बार पोएम्स करेंगे तो उनमें बार बार कहीं सिम्बॉलिज्म आएगा, कहीं सिमिली आएगी, कहीं मेटाफॉर आएगा, किसी किसी ऐसे के लिए, किसी कहानी के लिए आएगा सटायर है ये। तो जब ये चीज़ें आएगी, या ड्रामा पढ़ोगे तो उसमें आएगा मोनोलॉग है, जब ये चीज़ें आएगी तो वहाँ अलग से नहीं सोचना पड़ेगा अरे ये क्या वर्ड है, तुम्हें अभी से पता चल गया कि क्या है क्या नहीं है, तो तुम्हारा फ़ायदा हो गया। तो लिटरेरी टर्म्स मैंने एक और बात बताई थी कि एक नया मैजिकल इफेक्ट जोड़ते हैं लैंग्वेज में, जिससे पोएम में चार चांद या कोई भी वर्क है उसमें चार चांद लग जाते हैं। ठीक है भाई, बात हो गई। उसके बाद हमने बात कर ली थी कल लिटरेरी टर्म्स की, जिसमें था इंटीरियर मोनोलॉग। इंटीरियर मोनोलॉग की बात कर ली थी हमने। उसके बाद हमने दो और थे, एंग्लो इंडियन और इंडो एंग्लियन लिटरेचर, इनकी बात कर ली थी हमने, जो काफ़ी इजी से लिटरेरी टर्म थे। अब हम बात करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री और इम्प्रेशनिज्म, जो दो बचे हुए लिटरेरी टर्म्स है। एक बात ध्यान रखेंगे, इनके नाम से आपको इनका आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। ये थोड़ा आपके क्या कह सकते हैं उसको, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट यानी मानसिक रूप से जो आपकी सोच है उससे जुड़े हुए हैं। कैसे, देखिए, मेटाफिजिकल पोइट्री की पहले बात करता हूँ मैं। मेटाफिजिकल पोइट्री 17th सेंचुरी में टर्म यूज़ की गई थी पहली बार। जो वर्ड है ना मेटाफिजिकल पोइट्री, ये कहाँ कब यूज़ हुआ था? 17th सेंचुरी में पहली बार। ठीक है भाई, 17th सेंचुरी में यूज़ हुआ, कोई टेंशन नहीं है। एज ए कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट की तरह, तारीफ नहीं, कंटेम्प्ट। आप कहते हैं ना आई हैव कंटेम्प्ट फॉर हिम, मुझे उसके लिए नफरत है, तो उसकी आलोचना के रूप में यूज़ हुआ था भाई। आलोचना की गई, किसने कर दी आलोचना? बाय फॉर अगेंस्ट द पोइट्री ऑफ जॉन डन। जो जॉन डन पोइट्री लिखा करते थे मेनली, उनकी पोइट्री की जो स्टाइल थी उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ कि इन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी है। उनके अलावा जॉन डन के साथ कौन थे मेटाफिजिकल पोइट फेमस? अब्राहम काउली एंड एंड्रयू मार्वेल। तो ये तीन पोएट, और इनके अलावा एग्जेक्ट्रा यानी कई और भी पोएट थे। इनके लिए क्या वर्ड यूज़ हुआ था? इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी, इनकी जो पोएम्स इन्होंने लिखी थी, उनको कहा गया था आपने मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी है। किसने कहा था? उस समय क्रिटिक थे डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने बुक या अपने जो टेक्स्ट है उनमें लिखा है कि जॉन डन, अब्राहम काउली और एंड्रयू मार्वेल तथा इनके साथ वाले जो राइटर्स थे, उन्होंने 17th सेंचुरी में जो पोइट्री लिखी उसको मेटाफिजिकल पोइट्री कहा। ठीक है भाई, समझ में आ गई, ये तो बात सिंपल सी थी। तो इसकी खासियत क्या है जो इसको मेटाफिजिकल, देखिए दो वर्ड से बना है, मेटा प्लस फिजिकल, मतलब दैट इज बियॉन्ड फिजिकल या दैट इज बियॉन्ड फिजिकल थिंकिंग। समझ रहे आप? दैट इज बियॉन्ड फिजिकल थिंकिंग मतलब सिंपल सी बातों में ये समझो तुम कि मेटाफिजिकल यानी ऐसी चीज़ जिसमें साइकोलॉजी इतनी डेवलप हो जाती है वो नॉर्मल सोच के परे होती है। क्या समझ रहे हो? जो नॉर्मल इमेजिनेशन होती है उसके परे लिखा होता है वो होता है मेटाफिजिकल। कैसे, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा आगे। इट डिनोट्स द हैबिचुअल डेविएशन, कि एक आदत होती है, हैबिट होती है, डेविएशन, भटकना, किससे? फ्रॉम द नेचुरलनेस ऑफ थॉट एंड स्टाइल, कि प्राकृतिक रूप से, मैंने कहा ना जो आप नेचुरली सोचते हो उससे अलग इमेजिनेशन। तो प्राकृतिक रूप से आप जो सोचते हो, जो लिखने की स्टाइल होती है उससे अलग लिखते हैं। नोवेल्टी एंड क्वेंटनेस बाय दिस पोएट्स, और जो पोइट्री की उस समय की नॉवल्टी थी, एक ऐसे पोइट्री एकदम ऐसे गाने की तरह होगी, किसी की तारीफ में होगी, या क्वेंटनेस होगी, इसमें क्वेंट होगी, एक मतलब शालीनता होगी। वो शालीनता नहीं थी, ये थोड़ी ओपन पोइट्री थी। इसमें ओपन सब्जेक्ट्स के बारे में बात की गई थी, ओपन माइंडेड भी पोइट्री थी, और इसके साथ साथ इसकी राइटिंग स्टाइल भी दूसरी थी। ठीक है, तो मतलब सब्जेक्ट भी जो इन पोइट्री के थे ना, सब्जेक्ट मतलब जिस विषय पर ये लिखी जा रही है, वो भी क्या थे? थोड़े ओपन थे।
उनमें खुल करके लिखा गया, क्रिटिसाइज़ किया गया तो खुल करके किया गया, जो अभी तक पोइट्री में नहीं हो रहा था। पोइट्री को एक किसी की तारीफ़ करने का साधन भी समझा जाता था। देयर विश वाज टू से व्हाट दे होप्ड हैड नेवर बीन सेड बिफोर। जो जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी ना, उनकी इच्छा ही यही थी कि वो ऐसा कुछ लिख दे जो कभी पहले कहा नहीं गया हो। मतलब ऐसा लिखने की हिम्मत कर दे जो किसी ने लिखने की हिम्मत नहीं करी, ऐसा कहे जो कहने जिन टॉपिक्स पे किसी ने पहले बात करने की हिम्मत नहीं की। और वो कैसे करते, दे एन्जॉयड इन द डिस्प्ले ऑफ विट। वो अपनी विट यानी जो उनकी, कह सकते हो आप एक तरह से, जो उनकी समझ है, जो उनकी चपलता है, चालाकी तो नहीं, क्लेवरनेस तो नहीं, मतलब जो उनकी एक, कह सकते हैं ना, एक इंटीग्रेटेड नॉलेज है, जो एक समझ है उनकी, एक नॉलेज है। फार फेच्ड इमेजेस, ऐसे बड़े बड़े कल्पनाएं करते, फार फेच्ड यानी दूर तक खींची गए, ऐसे ऐसी इमेजिनेशन करते जो आप सोच नहीं सकते। हाइपरबोल, हाइपरबोल मैंने बताया था कल, बढ़ा चढ़ा के बातों को लिखते, छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा लिखते। एंड कंसीट, और कंसीट्स करते, ठीक है। तो ये सब क्या थे, उनकी पोइट्री के गुण थे, जिससे वो क्या करते हैं, ऐसी पोइट्री की रचना करते थे, ठीक है। मेटाफिजिकल पोइट्स रोट लव पोएम्स दैट exhibited their cynical attitude towards fair sex, joys of conjugal love and platonic love too। ये तीनों टॉपिक उस समय तक क्या थे, टैबू थे। टैबू मतलब जिनके बारे में खुल कर के बात नहीं होती थी और बात करना ऐसे गलत समझा जाता था, ठीक है, टैबू थे। तो इन्होंने जो टैबू टॉपिक्स थे, यानी वो टॉपिक्स जिनके लिए खुलकर के बात नहीं होती थी, जो एक कह सकते हैं बंद घरों में बातें हुआ करती थी, उन टॉपिक्स पर खुल कर के लिखा। तो उन्होंने अपनी लव लाइफ, जो उनकी रिलेशनशिप लाइफ थी और जो एक दूसरे के लिए लव था, उस पर खुल कर के लिखा। और लव कैसे आप कह सकते हैं कि लव कैसे बर्बाद करता था, रिलेशनशिप कैसे होती थी, रिलेशनशिप में कैसे धोखा था, रिलेशनशिप्स में कैसे चीटिंग थी, इवन उस पर भी इन्होंने लिखा, जो चीज़ें एकदम खुल कर के लोग नहीं लिखते थे। तो ये मेटाफिजिकल होने की क्वालिटी इन्हें मिली। इन 20th सेंचुरी, फिर आगे देखिए 300 साल बाद क्या हुआ। टी.एस. एलियट रिवाइव्ड द मेटाफिजिकल पोइट्री। ये यहाँ 17th सेंचुरी में इन पोइट्स के साथ एक बार रुक गई। टी.एस. एलियट ने 20वीं सदी में वापस मेटाफिजिकल पोइट्री लिखी, बाय कॉलिंग इन द फ्रूट ऑफ पैशनेट थिंकिंग। दोबारा अपने जो पैशनेट थिंकिंग यानी जो जज्बात भरी सोच है, उसका एक फ्रूट लिख कर उसको ला करके अपने दिमाग में ही रोट, उन्होंने लिखा, अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस। कि डन के लिए एक विचार था ना, वो खाली एक विचार नहीं था, एक अनुभव था। यानी वो उस विचार को जी लेते थे। एंड एडमायर देयर टैलेंट बाय सेइंग, और उनके टैलेंट की तारीफ की मेटाफिजिकल पोइट्री की। कैसे, द फिगर ऑफ स्पीच इज एलाबोरेटेड टू द फार्देस्ट स्टेज ऑफ which ingenuity can carry it in the metaphysical poet। सिंपल सी बात, इस लाइन को ऐसा समझना, इतने बड़े बड़े वर्ड्स पे मत जाना, कि जो मेटाफिजिकल पोइट्री यानी फिगर ऑफ स्पीच का मतलब ये जो बोलने का तरीका है, वो क्या है, मेटाफिजिकल पोइट्री है। वो क्या है, एलोबरेटेड, इतना बढ़ा चढ़ा के, इतना खुल करके लिखा गया, फार्द स्टेज, जितना ऊंची स्टेज हो सकती है, विच इनजेन्युइटी कैन कैरी इन मेटाफिजिकल पोइट। जो इनजेन्युइटी है, जो वो कह सकते हैं एक अल्लड़पन है, वो जितना मेटाफिजिकल पोइट में हो सकता, मतलब जितना खुलापन, जितना जो कह सकते हैं उसका खुद का टच। तो मेटाफिजिकल की बात करो कि फिट्स दीज वेरी डाइवर्स राइटर्स। तो मेटाफिजिकल की सिंपल सी लैंग्वेज बात करता हूँ, पीछे वाला आपने पढ़ लिया कि ये जो मेटाफिजिकल है, ये इन डाइवर्स राइटर्स, यानी जो इतने, ये जो कह सकते हैं हम कि जो इतने ये डाइवर्स राइटर्स है, यानी इतने बढ़िया लिखने वाले राइटर्स हैं, जिनकी इतना रेंज है लिखने की, ये इनके लिए मेटाफिजिकल पोइट्री तभी टर्म फिट करती है जब जैसे यूज़ की जाए, जैसे जॉनसन ने की थी। अभी हमने पढ़ा कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इनकी पोइट्री को क्या कहा था, मेटाफिजिकल। तो जैसे जॉनसन ने यूज़ की थी, जैसे यूज़ की जाए तब ये मेटाफिजिकल है। और ये क्या बताती है, इंडिकेट कॉमन पोइटिक स्टाइल, कि इन सब की एक कॉमन लिखने का तरीका था, पोएम लिखने का तरीका था। यूज़ ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, फिगर्स यूज़ करते थे लैंग्वेज में, उदाहरण यूज़ करते थे बहुत ज़्यादा। एंड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द मेडिटेटिव प्रोसेस टू द पोइटिक आर्ग्यूमेंट, और अपना जो आर्ग्यूमेंट वो आगे रखने के लिए एक मेडिटेटिव प्रोसेस, यानी एक ऐसे आदमी मेडिटेशन में एक पूरी शांति से प्रोसेस यूज़ करते थे। जॉन डन सेट दैट सेट द, ये सेट नहीं सेट होगा, जो जॉन डन थे वो सबसे बड़े मेटाफिजिकल पोइट थे, हमें पता है। उन्होंने सेट किया मेटाफिजिकल मूड। कैसे सेट करते थे वो अपने पोएम में, कि by writing poems which were sharply opposed to the rich mellifluousness and idealized view of human nature। देखिए मैंने अभी क्या बताया पीछे, यहाँ लास्ट में क्या बताया, इनजेन्युइटी कैन कैरी, मतलब ऐसा अल्लड़पन जो नेचुरल से हट करके है, जो बाकी पोएट लिखते थे उससे लिखने की स्टाइल से हट करके है,
तो जॉन डन ऐसी पोएम ऐसे लिखते थे जो शार्पली अपोज, यानी पूरी तरह से एकदम तीखी, कहते हैं शार्प, एकदम पूरी तरह से अपोजिट होती थी किसके, रिच मेलिफिलसनेस, यानी अमीर नोबल लाइफ, जो नोबल लाइफ थी, अमीरों की लाइफ थी, जो खुशी भरी लाइफ थी, जो इंग्लैंड के बाकी पोइट्स में दिखाई जाती थी, आहा राजा के महल में जी रहे हैं, ऑफिसर्स जी रहे हैं, रानी के राज में सब बढ़िया होता है, ऐसी मेलिफिलसनेस से अलग लिखा था, उल्टा लिखा था, और आइडियलाइज व्यू था, जो आदर्श थे ह्यूमन ज़िंदगी के। आदर्श कैसे थे, देखिए एग्जांपल के लिए, कि एक इंसान होता है, उसको एक से ही प्यार करना चाहिए, एक से ही शादी करनी चाहिए, उसके बच्चों का ख्याल रखना चाहिए, इन आदर्शों से विपरीत लिखा था, इन आइडियल से एकदम अपोजिट लिखा था, और लिखने की जो स्टाइल थी वो भी क्या थी, अपोजिट थी। दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, एक तो जो लिखने की स्टाइल थी वो भी बाकी पोइट से अपोजिट थी। क्यों, इसमें वो लॉजिक यूज़ करते थे, वो क्या यूज़ करते थे, एग्जाम्पल्स यूज़ करते थे, बहुत बड़े बड़े इमेजिनेशंस, बहुत शार्प, बड़े बड़े, वो कहते हैं फार फेच्ड इमेजेस। फार फेच्ड इमेजेस का मतलब क्या हुआ, बहुत बड़ी बड़ी इमेजिनेशंस करते थे। उसके अलावा सब्जेक्ट मैटर था, दूसरी चीज़ ये जो सब्जेक्ट मैटर था वो भी अलग था, यानी जो जहाँ वो खुशी की बात या मतलब कह सकते हैं एक आइडियलाइज ज़िंदगी जीने की बात कर रहे थे, वो वहीं रिलेशनशिप्स की कमियाँ, एक इंसान की रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योरिटियाँ, उनकी फ़िज़िकल लाइफ कैसी होती है, इन सब पर लिख रहे थे। ठीक है, तो उनकी लिखने की स्टाइल ये खासियत बताते ही एम्प्लॉयड सब टाइटल एंड ऑफर डेलिबरेटली आउटरीजियस लॉजिक, कि वो ज़्यादातर क्या करते, एक सब टाइटल, यानी मतलब एक नीचे एक कह सकते हैं आप, एक जैसे वो मूवी का सब टाइटल नहीं होता है वैसे नहीं, एक सब टाइटल मतलब एक सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट देते, एक सपोर्ट करने वाला आर्ग्यूमेंट देते, और डेलिबरेटली एंड जानबूझ के आउटरीजियस लॉजिक, ऐसा लॉजिक जिसका सेंस नहीं बनता, मतलब किसी बात का लॉजिक कहाँ से कहाँ जोड़ते, इतनी लंबी इमेजिनेशन होती है कि जैसे आगे एग्जाम्पल में समझाऊंगा, कि वो कहता है कि जाओ एक पेड़ से तुम, मैंड्रिक नाम का पेड़ होता है, मैंड्रिक की क्या खासियत होती है, उसकी शक्ल होती है इंसान की जैसी, उसकी जड़ की थोड़ी थोड़ी, तो वो कहता है उस पेड़ से क्या तुम जाके बच्चा कर सकते हो, इंसान को पूछता है, तो वो कहता है नहीं, पेड़ के साथ में कैसे शादी करके बच्चा हो सकता है, तो ठीक है, वैसे ही कोई औरत जो होती है वो लॉयल नहीं हो सकती। अब ये लॉजिक देखो, पेड़ का लॉजिक कहाँ औरत से जोड़ा है उसने, तो ऐसा आउटरीजियस लॉजिक का यूज़ करते। ही वॉज रियलिस्टिक, हाँ वो अपनी पोएम में रियलिस्टिक और आयरनिक, आयरनिक यानी विडम्बना को दिखाते थे, और रियलिस्टिक थे, सच बात कहते थे, वो वास्तविकता बताते, एंड समटाइम्स सैनिकल, ये सिनिकल है, ये गलत शब्द गए आपके, इसको सिनिकल पढ़ा जाए, CYNICAL, CYNICAL, ठीक है, सिनिकल पढ़ा जाए इसको, समटाइम्स सिनिकल इन ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन मोटिव्स, और अब एक सनक थी उनमें जो अपनी बात बताते थे, मतलब उनका खुद का टच था कि वो दुनिया को कैसे देखते थे, वो सनक को बताते थे, वो सबके लिए नहीं, वो अपना टच था। बाकी पोइट्स की नॉर्मल फिजिकल पोइट्री में क्या था, वो सबके लिए भी एक यूनिवर्सल थीम क्रिएट कर रहे थे, एक सनक थी ऑफ ह्यूमन मोटिव्स, के इंसान की मोटिव्स कैसे होते हैं, इंसान की इच्छाएं कैसे होती है, स्पेशली इन रिलेशनशिप, कि मतलब रिलेशनशिप्स में उसकी इच्छाएं क्या होती है, रिलेशनशिप्स में वो चीटिंग क्यों करता है, रिलेशनशिप्स में इनसिक्योरिटीज़ क्या होती है, ये एकदम खुल के लिखा था, जो तब तक नहीं लिखा गया था। तो ये एक मेटाफिजिकल पोइट्री की एक और खासियत थी। अब ये एक एग्जाम्पल देखिए, ये वाला पहले तो, ये 3 एग्जाम्पल है जिससे आपको समझ में आएगा। ये है जॉन डन की पोएम गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, इस पोएम का नाम है। तो वो कहता है पूरी पोएम में कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ एक टूटते तारे को पकड़ो, गेट ए चाइल्ड विद ए मैंड्रिक रूट, कि मैंड्रिक नाम का पेड़ होता है, उसकी रूट होती है जो एकदम इंसान के जैसे दिखती है, उससे जाके इंसान का बच्चा कर सकते हो तुम। ऐसे ही पूरी पोएम में वो एग्जांपल्स देता है कि आप 10,000 दिनों तक लगातार राइड कर सकते हैं, क्या आप दिन को रात में बदल सकते हैं, क्या ये कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं, ऐसी इम्पॉसिबल चीज़ें बताता है। तो वो कहता है कि आप इम्पॉसिबल चीज़ें कर सकते हैं, वो सब कहते हैं नहीं कर सकते, तो लास्ट में वो पूछता है तो आप ऐसी औरत भी नहीं ढूंढ सकते जो ट्रू एंड फेयर है। यू कांट फाइंड अ वुमन हु इज बोथ ट्रू एंड फेयर, यानी जो सच्ची भी है और सुंदर भी है, या तो वो सच्ची होगी आपके साथ रिलेशनशिप में, या सुंदर होगी जो चीटिंग करेगी, और जो सच्ची होगी वो ब्यूटीफुल नहीं होगी, उनका कहना है। उस समय सोचो, इतने सेंचुरीज अगो सोचिए, उन्होंने उस समय ये बात कह दी थी, उस समय ये टैबू थी बात, ठीक है। उसी के अलावा देखो रिलेशनशिप में खुल के फिजिकल बात की उन्होंने, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, ठीक है। और ये देखो, ये ऐसी इमेजिनेशन जो कोई नहीं कर सकता, बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन को कहा है कि तुम बेवकूफ़ बूढ़ा आदमी, अनरूली सन, ये ऐसी इमेजिनेशंस की है जो नॉर्मल नहीं थी। नहीं, लोग नॉर्मली सन को क्या बताते थे, सन गिव्स अस लाइट, सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट, ये सब बताते थे वो। तो ये मेटाफिजिकल पोइट्री के कुछ एग्जांपल्स है। उसके बाद दूसरी टर्म अपने आती है इम्प्रेशनिज्म। व्हाट इज़ इम्प्रेशनिज्म, बात करते हैं इम्प्रेशनिज्म की। तो इम्प्रेशन, किसी चीज़ पे इम्प्रेशन बनाना क्या होता है, किसी पे अपनी छाप छोड़ देना। कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन।
तो ये सिंपल सी लैंग्वेज में देखो, एक लाइन में ये बात है, टू कैप्चर ए फीलिंग और एक्सपीरियंस रेदर दैन टू डेपिक्ट एक्यूरेट डिपिक्शन और परफेक्शन। मतलब छाप आपके मन में छपी है, पर किस चीज़ की? जो सामने ऑब्जेक्ट यानी जो सामने वस्तु है वो आपको फीलिंग या उससे आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ, ना कि वो बताना कि डेपिक्ट करना या बताना कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है एक्यूरेटली और परफेक्टली दिखने में। एग्जाम्पल कैसे कि मान लो मैंने एक स्टोरी या नॉवल लिखी या कुछ भी लिखा, उसमें कैरेक्टर के सामने क्या हुआ, कैरेक्टर के सामने एक मौत हो जाती है। अब मैं इसको दो तरह से लिख सकता हूँ, या तो मर्डर उसके सामने हुआ जो मैं बता सकता हूँ कि भाई मर्डर वाज लाइक दिस कि दे वर फाइटिंग एंड देन ही टुक द नाइफ एंड ही स्टैब्ड हर। ठीक है, ये तो था नॉर्मल सा लिखने का तरीका। एक कैसे हो सकता है कि आई कुड से दैट द शार्प नाइफ कट थ्रू द थ्रोट ऑफ हर गर्लफ्रेंड बट आल्सो हिज हार्ट। जो नाइफ था उसने उसकी गर्लफ्रेंड का गला तो काटा ही, पर उसके दिल को और काट दिया, मतलब उसके दिल पर एक छाप छोड़ दी। एग्जाम्पल लिखने जो रोमांटिक नॉवेल्स में लिखा जाता है। तो ये इम्प्रेशनिज्म है, मतलब जो एक्सपीरियंस है ये आप इसको जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है उससे जोड़ के देखो, जो मन में भाव आते हैं उन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ना कि जो आंखों के सामने चल रहा है उस पर। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की नॉवल देखो कैसी होती है, आपको एग्जांपल समझाता हूँ कि आप एक पेज लो, एक पेन लो, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा करना है, और पेन लेके जो भी मन में आ रहा है वो लिख दो। आप कह रहे हो सर कुछ नहीं आ रहा मन में आ रहा है, मीन्स वॉट एवर इज गोइंग ऑन योर माइंड। आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरे को इस पेज पे कुछ लिखना है, तो लिटरली वो वर्ड्स लिख दो, मेरे को इस पेज पे कुछ लिखना है, अरे मैंने एक लाइन लिख दी। ये जो दिमाग में चलता है ये क्या आपके दिमाग के थॉट्स है। इन एक्सपीरियंस पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ना कि क्या बोल रहा हूँ, ना कि किस पे, सॉरी, ना कि किस पे, जो सामने चीज़ हो रही है, यानी आपके आंखों के सामने पेन और पेपर पड़ा है उस पर आपका कोई फोकस नहीं है, जो आपके दिमाग में आइडियाज़ चल रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस है। तो ये होता है इम्प्रेशनिज्म भी, कि इन 19th सेंचुरी आर्ट मूवमेंट, पहले किसमें पेंटिंग वगैरह में शुरू हुआ था, ये आर्ट मूवमेंट थी जो पेरिस बेस्ड आर्टिस्ट ने शुरू की थी, जिनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, आलोचना का, फ्रॉम द कन्वेंशनल आर्ट कम्युनिटी, जो पुराने लोग थे जो ऑलरेडी आर्ट्स बना रहे थे उनसे। सच आर्टिस्ट वायलेटेड द रूल्स ऑफ एकेडमिक पेंटिंग। जो स्कूलों में उस समय या जो पेंटिंग सिखाई जाती थी या जो माना जाता था पेंटिंग था, उसके रूल से अलग करके पेंटिंग कर रहे थे। कैसे? वो रियलिस्टिक सीन बनाते मॉडर्न लाइफ के, मतलब वो सीनरी नहीं करते। जैसे उस समय क्या बता रहा था, आदमी का स्केच, औरत का स्केच, जो जार पड़ा है उसका स्केच, बिल्डिंग से उनका स्केच, किसी ब्यूटीफुल सीनरी का स्केच नहीं। उन्होंने ऐसी पेंटिंग बनाई जो ज़िंदगी की कमियां बताती थी, जैसे किसी औरत के आंसू टपकते हुए और पीछे आदमियों के हाथ आ रहे, तो वो बता रही है औरत के साथ अत्याचार होता है, शी इज़ गोइंग थ्रू एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो ऐसे सीन्स जब उन्होंने बनाए जो सीनरी पे या किसी वस्तु पे नहीं थे, पर मॉडर्न लाइफ की रियलिस्टिक चीज़ें बताते थे, एंड ऑफन पेंटेड आउटडोर्स इन द कंसिस्टेंट परसूट ऑफ एन आर्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी। और हमेशा क्या करते वो, ज़्यादातर बाहर की चीज़ों की पेंटिंग करते हैं, आउटडोर पेंटिंग करते हैं, ताकि उन्हें स्पॉन्टेनियस यानी अचानक से कोई चीज़ दिख जाए। मतलब अंदर ऑब्जेक्ट की पेंटिंग करे तो वो ऑब्जेक्ट या इंसान तो सेम रहेगा, बाहर क्या होता है दुनिया चेंज होती रहती है, हो सकता है प्रकृति में कोई ऐसा चेंज है जिसकी उन्हें पेंटिंग मिल जाए। सीन्स ऑफ मॉडर्न लाइफ में चाहे ट्रैफिक है चाहे प्रॉब्लम्स है, उनका सीन पेंट करते हैं। और पेंटेड आउटडोर इन द कंसिस्टेंट परस्यूट ऑफ आर्ट ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, ये बात हो गई, दोबारा बताता हूँ कि मतलब बाहर पेंटिंग करते, और मेन पेंटिंग का इनका उद्देश्य क्या था कि मॉडर्न लाइफ की रियलिस्टिक चीज़ों को बताना, ना कि सिर्फ फिगर को बताना। तो वो चीज़ लिटरेचर में कैसे लागू हुई, लिटरेचर में सेम चीज़ कैसे लागू होती है, देखो कि मतलब सामने जो घटनाएं होती है, जो लिटरेचर में एक लव स्टोरी, सिर्फ लव स्टोरी को नहीं बताना कि दो लवर्स थे, दोनों लवर्स की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आई और लास्ट में वो मिल गए या बिछड़ गए। दैट इज़ नॉट द इम्प्रेशनिज्म। इम्प्रेशनिज्म है जब वो लवर उसके पास जा रहा है तो उसके माइंड में क्या चल रहा है, दोनों मिल रहे हैं तो उन दोनों के दिमाग में एक एक्सपीरियंस क्या लेफ्ट हो रहा है, और जब दोनों बिछड़ते हैं, दोनों मिलते हैं एट लास्ट, तो वो एक्सपीरियंस उनके दिमाग में क्या चीज़ छोड़ता है, वो इम्प्रेशन बताना, वो था इम्प्रेशनिज्म। ठीक है, तो term impressionism has also been used to describe the works of literature in which a few selected details suffice to convey the sensory impressions of an incident or scene। कि मतलब ऐसे वर्क्स होते हैं जिनमें कुछ डिटेल्स होती है जो सफिशिएंट होती है, सेंसरी इंप्रेशंस, जो मेन इंप्रेशंस है उनको बताने के लिए कि एक इंसिडेंट या सीन में क्या हुआ है, एक घटना या एक जो सामने सीन चल रहा है उसमें क्या हुआ है बताने के लिए वो थोड़े से इमोशन बता देते हैं। मतलब वो इसके बाद पसीने पसीने हो गया, उसके दिमाग में हड़बड़ाहट मची थी, ये दो लाइनें बताने के लिए काफ़ी है कि सामने कुछ ऐसी घटना हो गई है कि उसने या तो कुछ गलत कर दिया है, उसके साथ कुछ गलत हो गया है। ठीक है, तो इम्प्रेशनेट लिटरेचर इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सिम्बलिज्म, कि सिम्बल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उससे जुड़ा हुआ है। ऐसा किसने लिखा है? ज़्यादातर वर्जीनिया वुल्फ
D.H. लॉरेंस और जोसेफ कॉनरेड, ये 3 राइटर्स हुए हैं जिन्होंने इम्प्रेशनिज्म को अपने वर्क्स में बहुत ज़्यादा जगह दी है एंड डिस्क्राइब रेदर देन इंटरप्रेटेड द इम्प्रेशंस। और इम्प्रेशंस को खाली लिखा नहीं है, डिस्क्राइब किया, पूरी तरह से खोल करके बताया। सेंसेशंस, इंसान की जो फीलिंग्स है उनको बताया, और इमोशंस बताया जो एक कैरेक्टर की मेंटल लाइफ यानी जो एक कैरेक्टर के दिमाग में चलते हैं। फिर मैंने वही बताया कि एक कैरेक्टर के दिमाग में क्या चलते हैं, वो पेन एंड पेपर टेस्ट कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अब इम्प्रेशनिज्म की और बात करता हूँ तो देखो, द टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्क ऑफ लिटरेचर कैरेक्टराइज्ड बाय द सिलेक्शन ऑफ अ फ्यू डिटेल्स टू कन्वे द सेंस ऑफ इंप्रेशंस लेफ्ट बाय एन इंसिडेंट और सीन। के कहने का मतलब एक इंसिडेंट या एक सीन जो घटना होती है उससे दिमाग में क्या विचार हो जाते हैं, क्या एक्सपीरियंस होता है, उसको लिखना इम्प्रेशनिज्म है। दिस स्टाइल ऑफ राइटिंग ऑकर्स व्हेन कैरेक्टर सीन्स और एक्शंस आर पोर्ट्रेड फ्रॉम अ सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रियलिटी। तो 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, देखो, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है मतलब आप उस घटना से कोई जुड़े हुए नहीं हो पर आप उस पर लिखते हो। कैसे, एग्जाम्पल देता हूँ। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि आप पहली बार जब पोएम या कहानियाँ लिखोगे ना, तो आप अपने से जुड़ी हुई कहानियाँ लिखोगे, अपने से जुड़ी पोएम लिखोगे। जैसे लिखोगे मेरे पापा, मेरे मम्मा, ठीक है, ऐसी पोएम्स लिखोगे। सब्जेक्टिव क्या होता है, ये सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, थर्ड चीज़ पे जिस पे आपका कोई रिलेशन ही नहीं है। आप कल को लिख रहे हो कि तिब्बत को आज़ादी चाहिए, तिब्बत से आपका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, फिर भी आपकी उसकी जो आप कह सकते हो चाइना से उसको फ्रीडम चाहिए, उस पर लिख रहे हो, वो होता है ऑब्जेक्टिव, यानी किसी दूसरे के दिमाग की बात को लिखना, दूसरे की पीड़ा को लिखना, ठीक है। तो इसमें प्योरली सब्जेक्टिव था, यानी प्योरली कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है उस पर लिखा जाता था। अब इसका एक एग्जांपल देख सकते हो, देखो, इंप्रेशनिस्टिक लिटरेचर कैन बी डिफाइंड एज एन ऑथर सेंटर्स हिज स्टोरी अटेंशन ऑन द कैरेक्टर्स मेंटल लाइफ। तो मेंटल लाइफ पे जोर रहता है, उसके इंप्रेशंस क्या होते हैं, फीलिंग क्या होते हैं, इमोशन क्या होते हैं, दिमाग में क्या चल रहा होता है, उनको बताना क्या होता है, ये इंप्रेशनिज्म। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। ये वर्जीनिया वुल्फ ने मिसेस डेलोवे में ज़्यादा लिखा, जोसेफ कॉनराड ने लिखा हार्ट ऑफ डार्कनेस और द लगून में। तो ये एग्जाम्पल याद रख लेना, ठीक है। ये नॉवल्स है और इनको कहा जाता है ये इम्प्रेशनिज्म के बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। और इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल नहीं है, इनको आसानी से नहीं समझ सकते। जिसने बढ़िया लिटरेचर को पढ़ा हो उसको ये जल्दी से समझ में आएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लो कि जो उसकी नावल है जोसेफ कॉनरेड की, उसकी नावल में कर्ड्स के फाइनल वर्ड है द हॉरर। वी डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट द हॉरर इज एंड इंस्टेड आर लेफ्ट टू डिवाइस आर ओन इंटरप्रिटेशन। कि उसकी जो ये लाइन्स है वो खुद ही एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि इम्प्रेशनिज्म क्या है। वो कहता है कि हॉरर यानी डर, हमें नहीं पता डर क्या है, बस हमें अपने आप पे छोड़ दिया जाता है पता करने के लिए हमारे लिए डर क्या होता है। उसकी एक खुद लाइन से वो इंप्रेशन बताता है, मतलब एक दिमाग के कैरेक्टर में हर इंसान के लिए डर का मतलब अलग होता है और उसके इंप्रेशन से वो डर निकल करके आता है। तो ये इम्प्रेशनिज्म का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था। आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। दिस वाज माय क्लास ऑन लिटरेरी टर्म्स। ऐसी ही और क्लासेस के लिए जुड़े रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।